हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एस बाय डॉक्टर आशना। आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करना क्यों जरूरी है कोई भी सब्जेक्ट की? बिकॉज दैट विल ले अ फाउंडेशन फॉर योर सब्जेक्ट। बात करें अगर अकाउंटेंसी की, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्हें इसमें कंफ्यूजन अराइज हो सकता है इफ देयर फाउंडेशंस आर नॉट सेट। दैट इज वाई फाउंडेशन से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी बुक्स में, चाहे आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, वट एवर बुक्स यू आर फॉलोइंग, वहां पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया हुआ है आपको, जो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, बिकॉज उसके अंदर यू हैव ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, मेथडोलॉजीज एक्सेट्रा, थोड़ी थियोरी पार्ट ज्यादा है उसमें। वैसे तो ये भी थियोरी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, बट ये थियोरी आपको प्रैक्टिकल करने में हेल्प करने वाली है, राइट? तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा अकाउंटिंग में इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। वंस यू रीच अ लेवल जहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आ जाता है, उसके बाद इफ यू फोकस ऑन द थ्योरी चैप्टर, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स वाला, तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एंड दैट इज वाई टुडे वी आर बिगिनिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट, बिगिनिंग विद द फर्स्ट टर्म विच इज एंटिटी। एंटिटी को आप फर्म भी बोल सकते हैं। अब एंटिटी या फर्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्लॉथिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दैट बिजनेस इज माई एंटिटी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फर्म। अब एक चीज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पता होनी चाहिए कि एंटिटी इज नॉट इक्वल टू ओनर, ठीक है? ओनर बोलो, प्रोप्राइटर बोलो, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो मैं और मेरा बिजनेस एक नहीं है। अब बिकॉज मैं और मेरा बिजनेस एक नहीं है, हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो हम किसका करते हैं? हम किसका प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं? हम फर्म का या एंटिटी का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। हम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन की किसकी करते हैं? हम एंटिटी की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो आप बिजनेस के एक्सपेंस बना दे, ठीक है? खुद की पर्सनल अलग दूसरी जगह से इनकम मिली है, उसको आप बिजनेस की इनकम में काउंट कर लें। एंटिटी या बिजनेस दोनों एक ही बात है। तो दैट इज वाई आपको एंटिटी और ओनर जो है समझ जाना चाहिए कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और हम जो अकाउंटेंट्स होता है, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम लोग फर्म की या एंटिटी की या बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां से आपके पास अगर ये एस्पेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो फर्स्ट मैं आपको थर्ड टर्म पढ़ा दूंगी। पहला टर्म है, सॉरी, पहला टर्म तो हमने पढ़ लिया, एंटिटी। वैसे तो दूसरा टर्म ट्रांजेक्शन है, बट बिकॉज आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है, पहले हम लोग थर्ड टर्म समझ लेंगे जो कि है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? क्योंकि ओनर, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, ओनर और एंटिटी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, बट इन फ्रंट ऑफ अकाउंटिंग, इन द आइज ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम लॉ की बात करें, इन द आइज ऑफ लॉ, तो इन दैट सिनेरियो आप ऐसे नहीं बोल सकते कोई घपला किया है तो ये तो मेरे बिजनेस से किया है जी, मैंने नहीं किया है, आई एम डिफरेंट देन द बिजनेस, ठीक है? ओनर ऐसा नहीं बोल सकता। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज नॉट कंसिडर्ड डिफरेंट, राइट? बट अकाउंटिंग में हम लोग क्यों डिफरेंट करते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ एंटिटी की या सिर्फ फर्म की ही ट्रांजेक्शन करनी है, नॉट द ओनर। आई होप आई एम क्लियर। मूविंग टू कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? देखो भाई, एंटिटी और ओनर मैंने बताया दो अलग अलग चीजें हैं। जितना भी पैसा ओनर एंटिटी में डालता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है? वापस रिपीट करूंगी, जितना भी पैसा अपनी पॉकेट से निकाल के ओनर डालेगा किसमें? एंटिटी में, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई मैंने जो है, मेरा क्लॉथिंग का बिजनेस है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, देखो पहली बार कपड़े होलसेलर से लेने जाऊंगी तो मुझे कुछ पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे ना। अपनी जेब से मैं पैसा दे के बिजनेस के लिए सामान ला रही हूँ, तो दैट इज माई कैपिटल। मेरे घर में एक टेबल था जिसको मुझे वहां पे कपड़ा डिस्प्ले करने के लिए मैंने वो ले आई घर से, ठीक है, अपने घर का सामान लेके आई हूँ यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो कैपिटल, ठीक है? बिकॉज ओनर और एंटिटी अलग अलग है, इसीलिए कैपिटल का एग्जिस्टेंस है। अब अज्यूम कीजिए ओनर और एंटिटी सेम होते तो फिर तो ये होता ही नहीं ना बाइफर्केशन की, कैपिटल है भाई, ओनर जो पैसा लाया है वो एंटिटी में गया, अगर दोनों सेम होते तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। बिकॉज ये फ्रेज मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कैपिटल एंड इसका दूसरा कैपिटल का भाई होता है ड्रॉइंग, ठीक है? अब ठीक है, कैपिटल इज ऑन दी वन एंड, ड्रॉइंग इज ऑन दी अदर हैंड। मैंने आपको क्या बताया? कैपिटल क्या है? जितना भी पैसा ओनर एंटिटी में लाएगा, ठीक है, दिस इज योर कैपिटल।
जितना भी पैसा एंटिटी ओनर को देती है, बेसिकली ओनर बिजनेस में से लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, इट इज नोन एज ड्रॉइंग। अब कुछ टाइम बीत गया, मेरे बिजनेस में मुझे फायदा होने लग गया। जब मेरे बिजनेस में मुझे फायदा होने लग गया, मैंने क्या उसमें से पैसा निकाल के थोड़ा मेरे घर पे कुछ रेनोवेशन कराना था, वो करवा लिया, ठीक है। फिर उस बिजनेस में से पैसा निकाल के मुझे मेरे बच्चे की फीस भरनी थी, वो मैंने भर ली, ठीक है। सो व्हाट एम आई डूइंग, बिजनेस में से मैं पैसा निकाल रही हूँ अपने नीड्स के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। सो दैट अमाउंट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग। मूविंग टू द सेकेंड वन, क्योंकि हमने ये स्किप कर दिया था, पहले हमने ये दोनों पढ़ लिए थे। लेट्स डू द सेकेंड वन, विच इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट एन इवेंट जिसकी वजह से बिजनेस में फर्क पड़ता है, ठीक है। मेरा बिजनेस जो कपड़े का, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं होलसेलर से गुड्स लेकर आई, ठीक है, मेरा कपड़ा लेके आई बेचने के लिए, दैट विल बी अ ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने है ना बिजनेस में कोई चीज बिगड़ गई थी, फॉर एग्जाम्पल मेरा वो जो है ना, मैंने जो शोरूम में या मैंने अपना जो शॉप खरीदी है वहां पे कोई इलेक्ट्रिक आइटम बिगड़ गई, उसको मैंने सही करवा दिया, ठीक है। सो दैट इज अ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे पैसा आए जाए, गुड्स आए या जाए, वट एवर, जिससे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ने वाला है, दैट विल बी योर ट्रांजेक्शन। उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। चार टर्म्स हमने समझ लिए जो कि थे हमारी एंटिटी, ट्रांजैक्शन, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। मूविंग टू द फिफ्थ टर्म जो कि है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब वो जिसे मैं बेच रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया अबाउट माय क्लॉथिंग बिजनेस। होलसेलर से मैं सामान खरीदूंगी और बेचूंगी कस्टमर्स को, ठीक है। तो जो सामान मैं खरीद रही हूँ, दैट वो जो कपड़ा मैं खरीद रही हूँ बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं ना, है ना, हिंदी में या गुजराती में ऐसा बोला जाता है कि माल खरीद रहे हैं, इधर से माल आ गया है, उधर बेच देना है, इधर पहुंचा देना है, दैट इज योर गुड्स, ठीक है। ओके, अब इसी के साथ आप गुड्स के साथ जनरली जो लर्नर्स होते हैं वो किस टर्म में कंफ्यूज होते हैं? एसेट्स में। गुड्स क्या थे? बिकॉज मेरा कपड़े का बिजनेस है, तो गुड्स जो थे वो मेरा कपड़ा है जो मैं खरीद रही हूँ होलसेलर से और कस्टमर्स को बेच रही हूँ, राइट। तो अब अगर मैं एसेट्स की बात करूं, एसेट्स को आप क्यों खरीदते हैं? आप इसलिए खरीदते हैं एसेट्स को ताकि वो बिजनेस को स्मूथली रन करने में आपको हेल्प करे। जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आई हैव बॉट ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, टेबल रखा मैंने डिस्प्ले करने के लिए कपड़ा, फिर सामान को स्टोर करने के लिए मैंने रैक्स इंस्टॉल करे, मैंने एसी इंस्टॉल किया, राइट। तो वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें आपके कपड़े के बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प कर रही है। दैट इज एक्चुअली योर एसेट, ठीक है। बच्चे गुड्स और एसेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड्स क्या है? जिसको पर्पसली आप बेचने के लिए ही खरीद रहे हो, राइट। बट एसेट्स को इसलिए आप नहीं खरीदते हो कि आप उसको बेच लो। एसेट्स को आप इसलिए खरीदते हो ताकि आपको बिजनेस स्मूथली रन करने में हेल्प करे। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स हो गई, जैसे आपके एसी वगैरह के एग्जांपल दिया, आपका फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपके एसेट्स है, ठीक है। ओके, एसेट्स का के बाद का दूसरा टर्म आता है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज इज बेसिकली कर्जा, देना बाकी। एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक वर्कर को हायर किया, ठीक है। अब एक महीना हो गया, नेक्स्ट महीने मुझे उसको मतलब एक महीना हो गया, अब मुझे उसको उस महीने की सैलरी पे करनी है, राइट। मुझे उसको मार्च की सैलरी पे करनी है, अभी भी बाकी है मेरी पे करनी। अप्रैल चढ़ गया, तो दैट इज माई कर्जा टूवर्ड माई वर्कर, ठीक है। फिर कर्जे को हम लोग को कभी ना कभी इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा, एंड दैट इज उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी, ठीक है। आई होप एसेट, गुड्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये तीनों टर्म हमारे। जो नेक्स्ट फोर टर्म्स हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसमें है परचेज, ठीक है। तो परचेज का मतलब क्या है? परचेज का बेसिक मतलब है जो हम गुड्स खरीदते हैं। हमारे एग्जाम्पल में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अबाउट अ क्लॉथिंग स्टोर, मेरा क्लॉथिंग स्टोर है। वन मोर थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज आर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स, इमेजिनरी एग्जाम्पल्स, प्लीज इसको रियल ना समझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज की। परचेज क्या है? परचेज है गुड्स की खरीदी, माल की खरीदी, ठीक है। मैंने आपको क्लॉथिंग बिजनेस का जो मेरा एग्जाम्पल दिया, वहां पे जब मैं होलसेलर से सामान खरीद रही हूँ फॉर सेलिंग, उसे मैं बोलूंगी परचेज, ठीक है।
अब जैसे मैंने आपको बताया, हर टर्म के कॉन्ट्रास्ट में वी हैव अनदर टर्म, एसेट्स लाइबिलिटीज की तरह, कैपिटल ड्रॉइंग्स की तरह। तो परचेज का कॉन्ट्रास्ट टर्म क्या है? सेल्स। ठीक है। अब सेल्स का मतलब क्या है? जो मैं होलसेलर से गुड्स खरीद रही हूँ उसे मैं परचेज टर्म दे रही हूँ, जो मैं कस्टमर्स को बेच रही हूँ उसे मैं क्या टर्म दे रही हूँ? सेल। ठीक है। सो जितने भी गुड्स की आप सेलिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं सेल। अब 10th टर्म जो हमारा आता है वो है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या है? कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में कस्टमर आया, किसी के लिए गिफ्ट लेना था उसे, तो गिफ्ट ले गए। बाद में पता चला कि भाई साइज इशू आ रहा है, वो जो है ना मे बी गारमेंट है, वो जिस पर्सन के लिए लेके गए हैं उससे फिट नहीं आ रहा। तो इन दैट सिनेरियो वो क्या करेंगे? आ जाएंगे, अरे मैडम प्लीज इसको बदल दीजिए, एक साइज बड़ा दे दीजिए, डिफरेंट पैटर्न दे दीजिए। ठीक है। तो दिस इज इंडिया, नॉट ओनली साइज इश्यूज, पैटर्न इश्यूज भी आ जाते हैं कभी कभार, है ना। तो इन दैट सिनेरियो जब वो खरीदा हुआ सामान मुझे रिटर्न देंगे, उसे मैं क्या टर्म दूंगी? सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो सेल्स रिटर्न में बेसिकली हो क्या रहा है? हमने बात करी अबाउट सेल्स। 10th टर्म हम अभी डिस्कस कर रहे हैं विच इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में गुड्स क्या हो रहा है? हमारे पास वापस आ रहा है। जब गुड्स हमने बेच दिए थे, सेल्स कर दिए, तो वो कस्टमर के पास चले गए, कस्टमर हमें देने आया, तो इस वजह से कस्टमर जो गुड्स हमारे पास आ गए, इसीलिए इसे हम क्या टर्म देते हैं? रिटर्न इनवर्ड। अब कई जगहों पे ना आपको बोला जाएगा, कई बार आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई रट्टा मार लो, सेल्स रिटर्न का मतलब है रिटर्न इनवर्ड। पर आप ये समझिए कि सेल्स रिटर्न में होता क्या है? गुड्स हमारे पास वापस आते हैं, इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया? रिटर्न इनवर्ड। इजी टू रिमेम्बर। ठीक है। इनफैक्ट याद रखने की कोशिश भी नहीं करनी है, अपने आप आपको, बिकॉज आपको ये समझ आ गया कि गुड्स हमारी दुकान में आ रहे, तो आपको उसका दूसरा नाम अपने आप याद रह जाएगा। कई बार क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न देने की जगह रिटर्न इनवर्ड दे दिया जाता है, तो इन दैट सिनेरियो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको यही दिमाग में रखना है कि गुड्स आ रहे हैं। अब हमारे पास आता है हमारा 11th टर्म विच इज परचेज रिटर्न। आप खुद ही गैस कर सकते हैं, अगर रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं तो परचेज रिटर्न को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। अब इसका भी मीनिंग आप बता पाएंगे कि क्यों हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं? लेट्स कीप इट टू द कमेंट सेक्शन, आप बता देंगे। सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड मैंने आपको बता दिया क्यों उसका दूसरा नाम है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्यों रिटर्न आउटवर्ड है वो आप मुझे बताएं। बट परचेज रिटर्न का मतलब तो मैं आपको बता दूं, परचेज रिटर्न इज बेसिकली जो आपने होलसेलर से सामान खरीदा, उसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम आ गई, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे? होलसेलर को वापस दे दोगे। ठीक है। आपका परचेज किया हुआ सामान आप होलसेलर को वापस दे रहे हो, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब डियर लर्नर, यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारी चीजें हैं ये किसकी हो रही है? ये बात किसकी हो रही है? यहाँ पे हमारी बात हो रही है गुड्स की। यहाँ पे एसेट्स की बात नहीं हो रही। आपने अगर फर्नीचर परचेज किया है तो दैट इज योर एसेट। ठीक है। उसे आप ये टर्म नहीं देंगे कि वो आपकी परचेज है। सिर्फ आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, कोई पर्सन वाटर वाटर का बिजनेस कर रहा है, कोई पर्सन मार्कर का बिजनेस कर रहा है, जो बोर्ड का बिजनेस कर रहा है, तो मैंने मार्कर खरीदा, बोर्ड खरीदा, ये सब मेरे गुड्स नहीं है। ठीक है। ये सब क्या है? मेरे एसेट्स है, इस वजह से मैं इनको परचेज नहीं बोलूंगी। बट ये मार्कर मैंने जिससे लिया है, उसने जिस होलसेलर से लिया होगा, वो इस जो रिटेलर है इसको परचेज बोलेगा, ना कि मैं। बिकॉज मैंने क्यों परचेज किया है? ताकि मेरा बिजनेस स्मूथली रन हो। बट वो क्यों परचेज करेगा? ताकि वो इसको रीसेल करके प्रॉफिट कमाए। राइट। तो ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? यहाँ पे गुड्स की हो रही है। कीप दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज एक्सपेंस। अब एक्सपेंस को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या मतलब आता है? खर्चा। ठीक है। बिजनेस लेके बैठे हो भाई, तो खर्चा तो आएगा। कभी एसी बिगड़ गया, कभी कोई कस्टमर आया, उसको है ना अननेसेसरी बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशन कुछ रिप्लेस करके देने पड़ गए, कोई सामान डैमेज हो गया उसको तुरंत रिपेयर कराया, प्लम्बिंग इशू आ गया, प्लम्बर को फोन करके बुलाया, उससे जो चार्ज लिया। ठीक है। तो बिजनेस के जितने भी जो खर्चे होते हैं बेसिकली वो है आपके एक्सपेंस। अब आप सोच रहे होंगे एक्सपेंस इतना इजी है तो हमें समझा क्यों रहे हैं भैया? तो वो आपके आगे के टर्म्स में आपको हेल्प करेगा उन टर्म्स को समझने में। ठीक है। नेक्स्ट टर्म, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू वो अमाउंट है जो आपको गुड्स को सेल करने से मिलता है। ठीक है। तो ऑल द अमाउंट्स जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू।
ठीक है। नाउ बच्चों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन जरूर आ सकता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने जितना भी सामान सेल करके पैसा जमा किया, दैट इज योर रेवेन्यू। सपोज मैंने 2 लाख का सामान बेचा, तो 2 लाख मेरा रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब वो रेवेन्यू में से मैं जब मेरे सारे खर्चे हटाऊंगी, तब जाकर मुझे प्रॉफिट मिले, ठीक है। सो प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंस। प्रॉफिट जो भी एनुअल स्टेटमेंट का टर्म होता है, मोस्टली जो एनुअल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो आप साल में मोस्टली एक ही बार रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप जितना भी रेवेन्यू का टोटल होगा उसको आप एक्सपेंस के टोटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको जाकर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगेन अब इसी के साथ एक और कंफ्यूजिंग टर्म जो आता है वो है हमारा 15th टर्म, विच इज गेन। अब गेन क्या है? गेन तब होता है, see, आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉफिट और गेन तो सिनोनिम्स है, पर अकाउंटिंग के टर्म्स से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। गेन क्या है? ऐसे इवेंट से आपको प्रॉफिट होना जो कि रेगुलर नहीं है बिजनेस में। गुड्स को खरीदा, गुड्स को बेचा, आपने प्रॉफिट उसमें से निकाल लिया, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सेकेंड हैंड फर्नीचर था, आपके पास फर्नीचर था, आपको पुराना हो गया, जैसे वो रैक्स का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि सामान को डिस्प्ले करने के लिए मैंने रैक्स खरीदे, और वो रैक्स में मैंने नया रैक्स ले लिया, ये वाले थोड़े से खराब लग रहे थे, पुराने से लग रहे थे, तो मैंने नए रैक्स ले, ठीक है। तो पुराने वाले मैं सेल आउट कर दूंगी। उस सेलिंग पर जो मुझे प्रॉफिट होगा ना, उसे मैं प्रॉफिट नहीं बोलूंगी, मैं गेन बोलूंगी, गेन ऑन सेल ऑफ द रैक, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेसिकली। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि रेगुलरली अकर नहीं करती है बिजनेस में, ऐसा भी हो सकता है कि कोई लॉटरी लग गई, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गेन, रोज रोज तो लॉटरी लगेगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि नॉन चेलेंट है, मतलब बार बार नहीं अकर करेंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन से जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो उसे आप टर्म देंगे गेन। सो हमने पढ़ा अबाउट एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड गेन। लेट्स मूव टू द 16th टर्म। सो 16th टर्म है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जो प्राइस भी उस चीज का है, जो गुड्स का प्राइस है, उससे थोड़े से लो प्राइस पे आप सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो आपने किसी चीज पे एमआरपी देखी, 200 रुपीज उसकी एमआरपी लिखी हुई है, 10% अगर डिस्काउंट देंगे तो 20 रुपीज आपको ऑफ मिल गया, मतलब वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इन रुपीज 180, ठीक है। तो डिस्काउंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, सिमिलरली जो हमने पहले टर्म्स पढ़े एसेट्स, लायबिलिटीज, उन सबके टाइप्स होते हैं। बट आज के लेक्चर को थोड़ा सिंपली रखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक नॉलेज लेंगे एंड देन वील मूव टू द डिटेल्ड एस्पेक्ट, ठीक है। ओके, 17th टर्म हमारा आता है वाउचर, ठीक है। वाउचर इज नथिंग बट इनवॉइसेस, ठीक है, बिल्स, डॉक्यूमेंट्स। वाउचर्स आर बेसिकली प्रूफ कि भाई ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं शो करूं कि मुझे 10 लाख का मैंने परचेज किया है, ठीक है, तो अब वाउचर होगा, मेरा परचेज बिल होगा, ठीक है, तो उसको बताया जाएगा कि ये वाउचर्स, ठीक है। सिमिलरली मैंने सेल किया है, उसके बिल्स होते हैं, सेल्स रिटर्न आया है उसके नोट्स होते हैं, ठीक है, एसेट्स खरीदे उसके बिल्स होते हैं। बिकॉज कोई भी अथॉरिटी को जब आप अपने अकाउंटिंग सबमिट करेंगे तो आपको उसके साथ उसके प्रूफ भी देने पड़ेंगे। हाउ विल समवन बिलीव कि सच में आपका ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, आपने 10 लाख की परचेज करी है? व्हाट इफ यू आर ब्लफिंग? आप झूठ भी तो बोल सकते हैं, स्पेशली द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, राइट। तो सबको आपको वाउचर सबमिट करने पड़ते हैं, तो बेसिकली आप वाउचर्स आर नथिंग बट बिल्स, ठीक है, ऑफ एवरीथिंग। इसके बाद आते हैं हमारे अगेन दो भाई, जो कि है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब इसमें भाई एक चीज याद रखना, डेबिटर्स कुछ नहीं होता, ये नहीं आएगा, बी इज साइलेंट, ठीक है। डेप्टर मत बोलना किसी के सामने, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, तब आपको इसको क्या टर्म करना है, डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स वो लोग हैं, अब देखो मेरे पास कस्टमर आएगा, सपोज मेरी पड़ोस वाली आंटी आ गई, वो बोली बेटा मुझे ये ड्रेस चाहिए, मैंने उनको ड्रेस दिया, उन्होंने बोला भाई कैश नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें कल देती हूँ, ठीक है। बेसिकली उधार पे मैंने बेचा। अब जब मैं सामान उधार पे बेचूंगी तो जो सामने वाली पार्टी है जिसको मैंने उधार पे बेचा, इन माय सिनेरियो मेरे पड़ोस वाली आंटी, वो मेरे क्या बन जाएंगी, डेटर बन जाएंगी। बेसिकली डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार पे कोई चीजें दी हैं और उनसे वो पैसे आने बाकी है, ठीक है, दैट इज योर डेटर्स। इसी का मैंने आपको बताया कंफ्यूजिंग भाई, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है इसका उल्टा, भाई हम अगर उधार पे सामान बेचते हैं तो हम उधार पे खरीदते भी तो हैं, तो उधार पे खरीदे हुए लोगों को कभी ना कभी तो हमें पैसा चुकाना पड़ेगा। इन दैट सिनेरियो वो लोग मेरे क्या बन जाएंगे, वो लोग मेरे बन जाएंगे क्रेडिटर्स।
ऐसी पार्टीज जिसको मैं सामान बेच रही हूँ, सॉरी, माय मिस्टेक, जिससे मैं सामान खरीद रही हूँ ऑन उधार, ठीक है, वो लोग हो जाएंगे मेरे क्रेडिटर्स, क्योंकि मुझे कभी ना कभी इन फ्यूचर उन्हें वो अमाउंट देना पड़ेगा। एक टर्म यहाँ पे लिखना रह गया है, विच आई एक्सप्लेन इट हियर, बैड डेट। मेरे ऑफलाइन कोचिंग में जनरली बैड डेट का प्रॉब्लम आ सकता है, ऑनलाइन कोचिंग में तो फीस का सवाल नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑफलाइन कोचिंग में कोई बच्चा आया, उसने मुझे बोला कि भाई आपने मुझे पढ़ा, मतलब मैंने उसको पढ़ाया एक महीना, उसने बोला मैं नेक्स्ट मंथ आपकी फीस दे दूंगा, इस मंथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो इन दैट सिनेरियो दूसरे महीने में तो उसने आना ही बंद कर दिया, मेरे फोन लेने बंद कर दिए, ठीक है। अभी चलो ये पड़ोस वाली आंटी का तो एग्जाम्पल हम लोग ने लिया कि वो पड़ोस में ही रहती है, मैं बार बार उनसे जाके पैसे मांग लूंगी, बट इस बच्चे को तो ढूंढने में बार बार नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास जो पैसे आने वाले थे वो डूब गए, उस डूबे हुए पैसों को हम टर्म देते हैं बैड डेट, ठीक है। सो इस वीडियो में आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म्स यूज होते हैं अकाउंटिंग में वो सीखे हैं, फ्रॉम 1 to 20। एंड यहाँ पे आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आपके जो भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं, प्लीज गो थ्रू दीज टर्म्स। एक बार ये वीडियो को टर्म्स पढ़ने के बाद, टर्म्स पढ़ने से पहले एक बार देखिए, टर्म्स पढ़िए, उसके बाद एक बार फिर से देखिए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फ्यूचर में हम जब फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे, जर्नल हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया, टू फोल्ड इफेक्ट्स हो गया, ये सारे टर्म्स का बार बार यूजेज आने वाला है। तो फिर आप पूछेंगे कि भाई ये टर्म क्या था, इस टर्म का मतलब क्या है, तो वापस पूरा बैक जाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो एक बार आपकी जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसमें से आप थोड़े बहुत नोट्स बनाइए इस वीडियो को देखते देखते, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे अगर आप लिखते जाएंगे ना साथ में, तो आई गारंटी यू कि टर्म्स आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। फर्दर लर्निंग्स को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके जितने भी पियर्स हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट, दिस लेक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, आई वुड सजेस्ट आप प्लीज उनसे ये शेयर जरूर कर दीजिए। यू नो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब सो दैट आपको सारी अपडेट्स आती रहे कभी भी हम न्यू लेक्चर पोस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो एज बाय डॉक्टर आशना के ही नेम से आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सो वहां पे भी मैं थोड़े बहुत अपडेट्स डालती रहती हूँ, विच यू नो इफ यू फॉलो you'll गेट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। थैंक यू।